हाँ भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, अपन चल रहे थे भाई 2100 प्रश्नों की सीरीज जो है अपने चल रही थी, और 2100 प्रश्नों की सीरीज में कुछ हद तक का सफर अपन ने तय कर लिया था। आज से चलेंगे अपन उससे अगले प्रश्नों का सफर तय करेंगे दोस्तों। 2100 प्रश्नों को अपन बहुत तेजी के रफ्तार से अपन लेकर के जा रहे हैं, बहुत तेज गति से, बहुत स्पीड से है ना, अपन उसको पूरे करने की कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए भाई, अपने पूरे हो जाएं। और बहुत कम समय जो है ना बचा है, काफ़ी हद तक अपन ने कोशिश की और काफ़ी हद तक अपन ने इसका सफर तय कर दिया। वो मैंने थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण मैं अभी ज़्यादा है ना वो ले नहीं पा रहा हूँ, कक्षाएं नहीं ले पा रहा हूँ, और दिक्कत ही हो रही है, इसलिए बाकी थ्योरी क्लासेस भी आपको साथ साथ में मिल जाती है। आप आवाज़ से भी देख पा रहे हो कि मैं इतना तेज और इतना स्पष्ट बोल भी नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ना थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कीजिए। जब तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ, इतना अस्वस्थ होने के बाद भी मैं आपकी कक्षाएं नहीं छोड़ रहा हूँ दोस्तों। यानी कंडीशन ऐसी मान लीजिए कि मेरे मतलब इतनी भारी दिक्कत है कि खड़े रहने में बहुत भारी परेशानी, मैं खड़ा तक नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाँव है ही नहीं मेरे में, ऐसे ही खड़ा हूँ। तो इतना मतलब पूरा सुनापन है बॉडी के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करके रखिए, आवाज़ को भी थोड़ा सुन से रखिए, अपनी मेहनत को तैयारी रखिए। मैं मेरी तरफ से कोई कमजोरी नहीं, कोई कमी आने नहीं दूंगा। 2100 प्रश्न पर चल रहे थे, बहुत अच्छा जो है ना चल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा। और अपना लेवल जो रहा ना, एक आपको खुशखबरी और दे दूं, 2100 प्रश्न जो अपने चला रहे हैं ना दोस्तों, ये 2100 प्रश्न मार्केट में बहुत पॉपुलर है आज की तारीख में, बहुत पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर का मतलब हाल ही में एक कंपटीशन वाले ने पूरे राजस्थान के अंदर एग्जाम लिया था। उस एग्जाम के अंदर उन्होंने 8 से 10 प्रश्न जो है ना हर सब्जेक्ट के अंदर अपने टेस्ट सीरीज में से डाले हैं। मतलब वहाँ से इसने कॉपी करके क्या डालें, वहाँ से प्रश्न डालें। और पता है कुछ प्रश्नों के उत्तर जो अपन ने जो सही बताए थे, भाई दूसरी किताबों में कुछ गलत दे रखे हैं, लेकिन अपन ने जो सही बताए थे ना, उसने भी सही उसी को माना है जो अपन ने सही बताए थे। कुछ प्रश्न में अपनी इच्छा से भी लेकर के आया था टॉपिक क्लियर करवाने के लिए, उसने वो प्रश्न भी उसी ऑप्शन के साथ में डाल दिए थे। फिर मुझे आइडिया हो गया भाई ये तो किसी किताब में भी नहीं है, प्रश्न भी मैं लेकर के गया था, फिर कैसे कॉपी कर लिया। तो फिर भी ना मार्केट में क्या हो रहा है भाई, ये प्रश्न बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। घूम फिर के क्वेश्चन क्या आ रहा है वो के वही चल रहे हैं। और आपको पता है जब क्वेश्चन मार्केट में पॉपुलर होने लग जाते हैं तो उनके एग्जाम में आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। जो वायरल होते हैं क्वेश्चन, उनकी संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो बहुत कुछ अपन ने यहाँ पे किया है, और अपन के पास में तो लगभग सारे के सारे ऑथेंटिक प्रश्न भी थे। बहुत कम प्रश्न ऐसे थे जो इधर उधर के थे, बाकी सारे प्रश्न कैसे थे भाई, ऑथेंटिक प्रमाणित पुस्तकों पर आधारित थे। तो सारे क्वेश्चन जितने भी कराए अपन ने बढ़िया कराए। मुझे ऐसा आशा भी करता हूं कि 21 अब इतना जो प्रश्न 1550 के आसपास अपन ने प्रश्न सोल्व कर लिए, तो 1550 के आसपास आज 1600 प्रश्न अपन के पूरे हो जाएंगे। तो 1600 प्रश्नों के जो सफर है दोस्तों आपने तय कर रखा है, और 1600 प्रश्नों से मैं आशा करता हूं कि आपका लेवल बहुत अच्छा बन गया होगा, बहुत अच्छा आपने टारगेट जो है ना एक क्रिएट कर दिया होगा इसके अंतर्गत, है ना। इससे अच्छी तैयारी और क्या हो सकती है। इसके साथ में थ्योरी भी और आ रही है, तो मान के चलिए ना ये 50 नंबर तो अपन के कहीं हिलने वाले नहीं है, इतना कुछ तो अपन को मिल ही जाने वाला है यहाँ से, कहीं कुछ नहीं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भाई मुझे सर आपका ऐप बता दो, सर आपकी किताब है क्या। अरे कुछ नहीं है, मेरे पास में जो भी है इस चैनल पे है, और मैं जितना जानता हूँ वो उस चैनल के ऊपर डाल दूंगा। मुझे किताब बेचकर पैसे नहीं कमाना, मुझे ऐप बेच के भी कोई काम नहीं करना, जो कुछ भी जानता हूँ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। बस आप वो किताब के पैसे जो मुझे देने वाले हो ना, उससे अपने नेट पे करवा देना, तो आराम से बैठे बैठे घर पे देखना। तो ये 50 प्रश्नों की तैयारी अपन करेंगे। उसके साथ में 10 नंबर की साइकोलॉजी का मैंने क्या रखा है, पहले वो मैटर उठाऊंगा मैं, एनसीएफ 2005, आरटी 2009 एंड आक्रियात्मक अनुसंधान, उनको अपन पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा अपना सफर रहेगा, आगे की रणनीति जो रहेगी वो इस तरीके की रहेगी। देखिए पहला क्वेश्चन 34वीं क्लास का दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। 35-36 दिन के आसपास अपन को चैनल चलाते चलाते हो गए हैं, आपको चैनल को बने हुए 36 दिन के आसपास में होने आए हैं। आज 2 दिन की क्लासें नहीं लगी थी, और 34वीं क्लास आज है अपनी, तो मतलब 2 दिन ऐड कर लो, 36 दिन, आज 36वां दिन है अपने चैनल को। 36 डेज हो गए हैं अपने चैनल को शुरू किए हुए। 36 दिन का सफर अपन मिलकर के साथ निगाह रहे, 36 दिन हो गए अपन को साथ रहते रहते दोस्तों। देखिए अपने आज का पहला प्रश्न यह है, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों विकास हेतु किया जाता है। यह प्रश्न दोबारा आ रहा है, पहले आ चुका है, दोबारा आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि यह प्रश्न में कहीं न कहीं एग्जाम में भी 2 बार आया है, इसीलिए यह प्रश्न दोबारा आया है। तो ध्यान रखना, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों में, भाषा के जो 4 कौशल होते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, इन ऐसी कौन सी विधि है जो इन चारों कौशलों के लिए विकास हेतु उपयोगी है। वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास हेतु किया जाता है, इन चारों भाषा के कौशलों से उसका विकास हो जाता है। दूरस्थ विधि, अनुकरण विधि, सूत्र विधि या द्विभाषी विधि। दोस्तों
द्विभाषी विधि, सूत्र विधि या दूरस्थ विधि। अनुकरण विधि एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसमें चारों के चारों कौशलों का विकास एक साथ में किया जा सकता है, क्योंकि अनुकरण के द्वारा सुनना भी सीखा जाता है, अनुकरण से बोलना, अनुकरण से पढ़ना, अनुकरण से लिखना। अनुकरण विधि के द्वारा चारों के चारों कौशलों का एक साथ में क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। चारों कौशलों के लिए प्रभावी विधि यदि कोई है तो वो कौन सी रहेगी आपके दोस्तों, अनुकरण विधि रहेगी। बी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये कह रहा है समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है। समवाय प्रणाली में किस प्रकार का शिक्षण होता है? वही समवाय प्रणाली जो भाषा संसर्ग प्रणाली से थोड़ी ऊपर मानी जाती है। भाषा संसर्ग, कल अपन ने भाषा संसर्ग की थोड़ी चर्चा की थी। तो भाषा संसर्ग प्रणाली में क्या होता है कि जिसके अंदर पर उत्तम लेखकों की पुस्तकें पढ़ा करके रचना के आधार पर वहां पर व्यवहारिक व्याकरण दिया जाता है। उससे थोड़ी बेहतर विधि जो आई वो कौन सी आई? समवाय विधि आई है। समवाय विधि प्रणाली में शिक्षण होता है। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़कर व्याकरण का ज्ञान देना, सभी विषयों का समेकित ज्ञान देना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान देना, या गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना। देखियो, भाषा संसर्ग और समवाय विधि में दो बड़े अंतर तो यही है। भाषा संसर्ग विधि में व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए, व्याकरण का ज्ञान देने के लिए उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, जबकि समवाय विधि में गद्य पद्य शिक्षण के दौरान ही साथ व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है। ये दोनों जो है, ये जो होता है दोस्तों किस में होता है? आपके भाषा संसर्ग में होता है। सभी विषयों का समेकित ज्ञान देना, सभी विषयों का कोई समेकित ज्ञान समवाय विधि के अंतर्गत नहीं दिया जाता है। व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना बिल्कुल नहीं। इसमें तो गद्य पद्य शिक्षण के दौरान साथ में ही व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता है, अलग से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण कराना, यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। गद्य पद्य शिक्षण के दौरान साथ में व्याकरण का ज्ञान व्यवहारिक रूप से बालकों को दे दिया जाता है। यह समवाय प्रणाली शिक्षण के अंतर्गत आता है। डी जो होगा दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हर्बर्ट विधि के दोष नहीं है। हर्बर्ट विधि के दोष नहीं है। मैंने पहले आपको कह रखा है कि तैयारी है ना, दम लगा करके कीजिए, जोर लगा करके कीजिए। एग्जाम चाहे कितना भी आगे बढ़ गया उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जो भी जा रहा है अपन को एग्जाम देना है, चाहे आज हो चाहे 6 महीने बाद हो। लेकिन इसमें इस ये रीट जो 2020-21 के नाम से निकली ना, इसी रीट में अपना को चयन करवाना है, अपनी एक सीट खानी है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना। इसलिए मेरी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर भी पड़े हुए हैं। शिक्षा से रिलेटेड यदि कोई भी काम है ना, आप वहां से उठाइए और मुझे मैसेज करिए ना। ऐसे नहीं, शिक्षा से रिलेटेड मैसेज कीजिए। जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड हो मैं आराम से जवाब दे दूंगा। बाकी जवाब देने में दिक्कत होता है। परसों पहले दिन किसी एक बच्चे ने ये कम वहां से नंबर लेकर के मुझे सीधा व्हाट्सएप पे ये मैसेज पूछा था कि सर आपकी शादी हो गई है। तो ऐसे मैसेज आपको नहीं करने दोस्तों, है ना। ये अपने ठीक है, बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं, मित्रगत व्यवहार होना चाहिए। मैं मानता हूं शिक्षक और बालकों के बीच में, लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए ना जो वास्तविकता में आपको अधिगम करे। मैंने कहा ना, स्वार्थी प्रवृत्ति के आप थोड़े तो बहुत बनो, है ना। इससे कोई लेना देना नहीं है, हुई या नहीं हुई उससे क्या करना है। हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है। नहीं भी हुई होगी तो नौकरी लगने के बाद में हो जाएगी। हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है। हर्बर्ट विधि का एक दोष नहीं है। हर्बर्ट की जो विधि थी, हर्बर्ट ने पंचपदीय विधि दी थी, पंचपदीय प्रणाली दी थी। उस विधि का कौन सा दोष नहीं है पूछा है। हर्बर्ट ने क्या क्या दिया था? एक विधि दी हर्बर्ट जिसमें 5 सोपान बताए थे। उसने प्रस्तावना बताया था, प्रस्तुतिकरण बताया था, तुलना बताया था, सामान्यकरण बताया था, और अंत में कौन सा बताया था? प्रयोग बताया था। ये 5 प्रकार के इन्होंने क्या दिए? एक प्रकार की पंचपदीय प्रणाली दी थी। तो इस पंचपदीय प्रणाली हर्बर्ट की जो भाषा शिक्षण की विधि, इसमें से कौन सा दोष नहीं है? यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह शिक्षण को अधिगम स्वतंत्रता नहीं देती। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। रसानुभूति वाले पाठों में शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। तो ये कह रहा है कौन सा दोष नहीं है? तो ये तो दोष है, शिक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। रसानुस्वादन वाले पाठों में इसके अंतर्गत हर्बर्ट की पंचपदी के अंतर्गत जो सामान्यकरण वाला पद होता है, जो सामान्यकरण वाला पद होता है दोस्तों, वह सामान्यकरण वाला पद जो होता है वह जो है ना, इसके अंतर्गत रसानुभूति वाले पाठों के अंदर ये उपयोगी नहीं माना जाता है। तो रसानुभूति वाले पाठों के अंदर भी ये उपयोगी नहीं है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर बल दिया जाता है। इसको एक बार नोट करो। यह शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देता। यह बात बिल्कुल सही है, शिक्षण को अधिक स्वतंत्रता नहीं देता, यह भी दोष है। यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। मतलब ये भी दोष है, ये भी दोष है। यह शिक्षण में अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल देता है।
बाल को सिखाने पर बल नहीं देता, शिक्षण करवाने पर अधिक बल देता है दोस्तों, क्योंकि बालकों की जिज्ञासा शांत नहीं होती। मैंने आपको कई बार कहा ना, पढ़ाते पढ़ाते पाठ योजना से दिया, आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे ने कोई भी प्रश्न भी आपसे पूछ लिया ना, तो आप समय में इतने बाध्य हो कि उस बच्चे को उत्तर तक नहीं दे सकते, तो बालकों का अधिगम सही नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये भी एक प्रकार का दोष है, ये भी दोष है, ये भी दोष है, ये भी दोष है। तो ये कह रहा है कौन सा दोष नहीं है, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ये इसका गुण है दोस्तों, ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक विधि है। ए जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, इकाई किसी समस्या योजना के संबंध में जोड़ने वाली क्रियाओं में समग्रता एकता को प्रकट करती हैं। इकाई विधि का यह कथन किसने कहा है भाई, थॉमस एवं रिस्क ने, मोरिसन, हर्बर्ट ने या हेनरी ने। इकाई किसी समस्या या योजना के संबंध में जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता एकता को प्रकट करती हैं। इकाई विधि का यह कथन किसने कहा था, थॉमस एवं रिस्क ने, मोरिसन ने या हर्बर्ट ने। तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही निकलते हैं दोस्तों। बहुत सारी किताबों में थॉमस एवं रिस्क भी इसको क्या कर रखा है, सही दे रखा है, बहुत सारी जगह पे मोरिसन को भी सही दे रखा है। तो दोस्तों मोरिसन ने ही इकाई योजना की बात कही थी। यहाँ पे जो सही निकलने की संभावना जो अधिक है वो किसकी है दोस्तों, मोरिसन की। मोरिसन ही इसका आंसर होगा। लेकिन बहुत जगह पे ना इसको क्या दे रखा है, थॉमस एवं रिस्क को भी सही बता रखा है कि इकाई किसी समस्या या योजना के संबंध में जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता एकता को प्रकट करती है, इकाई विधि का यह कथन है। तो हिसाब से तो ये दिया है दोस्तों, किसने दिया है दोस्तों, मोरिसन ने दिया है। लेकिन फिर भी ये दूसरी किताबों में थॉमस एवं रिस्क को क्यों दे रखा है, इसकी सूचना भी अपन एकत्रित करेंगे भाई, इसमें से वास्तविक अर्थ क्या निकलेगा दोस्तों। बहुत सारी किताबों वाले ने हर्बर्ट भी बता रखा है इसको, इसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन वाली बात है। लेकिन सही बात तो ये है कि क्योंकि इकाई योजना मोरिसन ने दी थी, तो जाहिर सी बात है कि इकाई योजना सर्वाधिक बातें भी किसने कही होगी, मोरिसन ने कही होगी। लेकिन ये परिभाषाएं हैं तो अलग अलग इसके द्वारा दी गई होगी। यहाँ पे जो भी आपको उत्तर मानना है वो क्या मानना है भाई, सही मानना है। लेकिन इसका है ना दोस्तों विश्लेषण किया जाएगा, इसका विश्लेषण करके मैं आपको वापस बता दूंगा, किसी क्लास के अंतर्गत विश्लेषण किया जाएगा। इसका विश्लेषण करके मैं इसका वापस से आपको क्या बता दूंगा, उत्तर बता दूंगा। लेकिन अभी आपको जो सही मानना है वो क्या मानना है, मोरिसन को ही सही मानना है। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। द्विभाषी पद्धति का कौन सा क्षेत्र नहीं है, द्विभाषा का मतलब दो भाषाओं को एक साथ, प्राथमिक कक्षा सम्मेलन एवं गोष्ठी, विदेशी भाषा शिक्षण या अनुवाद शिक्षा। देखो अनुवाद कर रहे हो तब भी डबल भाषा का प्रयोग हो रहा है। विदेशी भाषा शिक्षण मतलब आपसे अतिरिक्त भाषा, तो वहां पे भी दो भाषाओं का मेल है। सम्मेलन और गोष्ठी या सम्मेलन और गोष्ठी में कई प्रकार की भाषाओं के लोग आते हैं, अलग अलग भाषाओं में अपनी अपनी बात कहते हैं। ये तो दोनों उत्तर यहाँ पे सही हो सकते हैं। प्राथमिक कक्षा द्विभाषाई पद्धति का क्षेत्र नहीं है दोस्तों। प्राथमिक कक्षा में केवल मातृभाषा के आधार पर ही सिखाया जाता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की द्विभाषाई पद्धति का खेल नहीं है। यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, क्षेत्र की बात कर रहा है तो प्राथमिक कक्षा का इसका क्षेत्र नहीं होगा। शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आंसर तो आप दे सकते हो, इतने दिन से शिक्षण विधि पढ़ रहे हो। तो ये कह रहा है कि शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है की बात कर रहा है भाई। मैंने पहले ही कहा नहीं असत्य वाले पर गोला कर दिया करो दोस्तों, बहुत हेल्प मिलेगी। ये आदत डाल दो, कुछ आदत आपको बनानी पड़ेगी, इससे आपके छोटे छोटे प्रश्न जो होंगे ना वो क्या होंगे भाई, गलत नहीं होंगे। तो शिक्षण विधियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा इसने, कि साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, ध्वन्यात्मक विधि में वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में सिता वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों में दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्याख्यान विधि में विभिन्न प्रयोगों को दृष्टांतों का उपयोग किया जा सकता है। यदि आप व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ा रहे हो और कोई टॉपिक यदि बालकों को समझाना है तो कई प्रकार के दृष्टांत या कहानियों को ऐड करके आप बच्चों को समझा सकते हो, ये तो बिल्कुल सही है। इसने पूछा है नहीं है। भाषा शिक्षण विधि यंत्र में वाद्य यंत्रों, सिता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल लिंगवा फोन का प्रयोग किया जाता है, उससे मिलता जुलता वाद्य यंत्र कौन सा है, सिता वाद्य यंत्र भी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्वन्यात्मक विधि वर्णमाला सिखाने से संबंधित है, बिल्कुल ध्वन्यात्मक विधि 100% वर्णमाला सिखाने से संबंधित है। ये तीनों के तीनों तो सत्य हैं। ऑप्शन काटने के हिसाब से देखें तो ये अपने आप में सही निकल जाएगा। ये कह रहा है साक्ष्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि में छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, प्रश्नों का उत्तर स्वयं बनाता है, नहीं स्वयं बनाता नहीं, वो प्रश्नों का उत्तर देता है। उत्तर तो अध्यापक पहले से बना करके उसके अंदर अभिक्रमित अनुदेशन मशीन के अंदर ऑप्शन होते हैं, उसको केवल उत्तर का चयन करना है कि सही उत्तर कौन सा है। उत्तर तो अध्यापक पहले से लिखा हुआ होता है, तो ये सही नहीं है दोस्तों। अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी छात्र प्रश्न का उत्तर स्वयं बनाता है, नहीं बनाता है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा,
ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है एकाग्रता का विकास, लेखन गति का विकास, शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन का विकास, वाचन गति का विकास। कमेंट का मेरा सामने चाहिए ही नहीं। श्रुति लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। जिस बालक, श्रुति लेखन का मतलब जिसमें आप सुन करके लेख लिखते हो, उस विधि का उद्देश्य नहीं है पूछा है। उसमें से किसका, इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है उसमें से। ये कह रहा है एकाग्रता का विकास होता है, लेखन गति का विकास होता है, शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन का विकास होता है, या वाचन गति का विकास होता है। सुन करके आप लिख रहे हो, एकाग्रता का विकास तो होगा, क्योंकि यदि आप एकाग्रता से नहीं सुनोगे तो सुनी हुई बात आपको याद नहीं रहेगी और आप लिखोगे कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेखन गति का विकास, बिल्कुल दोस्तों, लेखन गति का विकास भी इसका सही उत्तर, क्योंकि लेखन गति का विकास इसके द्वारा होता है। शुद्ध एवं स्पष्ट लिखने का विकास, बिल्कुल ये भी है। वाचन गति का विकास इसमें आपका नहीं होता, क्योंकि इसमें वाचन जो है ना अध्यापक करता है, बालक केवल क्या करते हैं, लिखते हैं। तो वाचन गति का विकास इसके अंतर्गत नहीं होता। इसने पूछा नहीं है, तो ये डी वाला जो होगा दोस्तों, ये क्या कहलाएगा आपके लिए, नहीं होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। कौशल के संबंध में यह कथन किसका है। ये कह रहा है बोलना जो है मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है। पूर्णता का मतलब बिल्कुल श्रेष्ठ बना देता है, कि बोलना सीख गया मतलब उसके अंदर 100% क्वालिटी है। लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। यह परिभाषा इन शिक्षा शास्त्रियों में से किसके द्वारा दी गई, रायबर्न, डेकन, शेक्सपियर या अरस्तु। दोस्तों परिभाषा है तो मुझे बतानी पड़ेगी। अरस्तु महोदय ने यह परिभाषा दी थी कि बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है, लेकिन लिखना आदमी को परम शुद्ध बनाता है। क्योंकि बोलने में और लिखने में यही अंतर है कि बोलने में यदि बालक के किसी मात्राओं की मिस्टेक भी है, भाषा की मिस्टेक भी है, भाषा कौशल संबंधी कोई दिक्कत है तो वो छुप जाती है, लेकिन लिखने में वो भी स्पष्ट रूप से आ जाती है। तो ये कह रहा है कि बोलने से पूर्णता तक पहुंचाता है। आपने भाषा सीख ली मतलब आपकी क्वालिटी पूर्णता तक गिनी जाएगी, लेकिन यदि आपने लिखना सीख लिया तो वो आपको परम श्रेष्ठ बनाएगा। दोस्तों यह परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई है। बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई की बात कर रहे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई पर प्रभावी रूप से बल दिया। भाई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल किसने दिया, मुदालियर आयोग ने, राधाकृष्ण आयोग ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, या द्वारा इनमें से कोई नहीं। ये द्वारा इसके ऊपर आएगा दोस्तों है ना, 1986 द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1986 में 2 प्रकार के मूल्यांकन की बात कही थी। कौन कौन से मूल्यांकन की बात कही थी, एक तो कहा था भाई रचनात्मक मूल्यांकन की बात कही थी, और दूसरी इन्होंने कही थी विकासात्मक मूल्यांकन की बात। एक तो उन्होंने ये बात कही कि मूल्यांकन जो होता है वो कैसा होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, और एक जो होता है उन्होंने क्या कही थी भाई विकासात्मक मूल्यांकन की बात कही थी। तो यहाँ पे इन्होंने 2 बात कही थी, इसी के आधार पर सीसीई का निर्माण किया गया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, राधाकृष्ण आयोग जो है ना ये पर्यावरण के संदर्भ में, पर्यावरण के विकास के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। मुदालियर आयोग सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में है, लेकिन मुदालियर आयोग ने सबसे ज्यादा बल सीसीई के ऊपर दिया कि सीसीई का लागू होना चाहिए। भाई 1986 ने केवल 2 मूल्यांकन की बात थी कि 1986 और के विकासात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। फिर उसके आधार पर एनसीएफ 2005 ने मूल्यांकन में 2 शब्द जोड़ दिए थे, सतत एवं व्यापक। लेकिन ये कह रहा है कि बल किसने दिया, तो सर्वाधिक जो बल दिया था ना दोस्तों वो दिया था मुदालियर आयोग ने। ये मुदालियर आयोग सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में बना हुआ था, और राधाकृष्ण आयोग जो है ये पर्यावरण संदर्भ, पर्यावरण विज्ञान के संदर्भ में बना हुआ है। तो पर्यावरण अध्ययन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आप जानते हो। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विकासात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन की बात करी, न कि सतत एवं व्यापक की। हाँ, रचनात्मक और विकासात्मक मूल्यांकन के आधार पर ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को दिया गया है। लेकिन सर्वाधिक बल जो दिया है वो किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, मुदालियर आयोग द्वारा इसके ऊपर सर्वाधिक बल दिया गया है। ए जो होगा बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है। चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार, जिसको अपन एपीस्कोप कहते हैं, ये एपीस्कोप किस प्रकार की सहायक सामग्री है। यांत्रिक दृश्य सामग्री,
यांत्रिक श्रव्य सामग्री, यांत्रिक दृश्य श्रव्य सामग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जब आपको प्रोजेक्ट पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि प्रोजेक्टर जो होते हैं ना वो एक प्रकार के दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्टर जितने भी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं भाई? दृश्य सामग्री। ये जो चित्र विस्तारक हैं जिसको हम कहते हैं भाई एपीस्कोप, ये एपीस्कोप नाम का जो प्रोजेक्टर है ये भी किसके अंतर्गत आएगा? आपका दृश्य। तो ये कह रहा है यांत्रिक दृश्य सामग्री। किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी? यांत्रिक, क्योंकि एक प्रकार का यंत्र है, ये यंत्र है, तो यांत्रिक दृश्य सामग्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार की कैसी है? आपकी यांत्रिक दृश्य सामग्री है। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, असंत सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों का आकलन नहीं होता, क्योंकि शिक्षण करवाते समय अध्यापक कक्षा में जाने से पहले कुछ उद्देश्यों का निर्माण करता है। उन उद्देश्यों के माध्यम से बालकों के अंदर व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहता है। ये अध्यापक का एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो जो उद्देश्य का निर्माण किया गया है, जो व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए जिन उद्देश्यों को बनाया गया है, उन उद्देश्यों में उस अध्यापक को कितनी सफलता मिली इसका पता भी आकलन के द्वारा ही चलता है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। क्योंकि इसकी देखियो आकलन जो आपने जैसे नवीन संप्रदाय की जो अवधारणा दी गई थी ना, नवीन संप्रदाय की जो अवधारणा दी गई थी, नवीन संप्रदाय की अवधारणा में क्या बताया गया था? नवीन संप्रदाय की अवधारणा में एक लाइन आई थी, उसके अंदर क्या बताया था? एक तो आपको यही पता करना है कि आपके उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हुई है, इसकी जांच करना भी क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। दूसरा शिक्षण प्रक्रिया कि शिक्षण प्रक्रिया की स्थिति परिस्थिति कैसी रही, मतलब शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही, सहायक सामग्री कितनी प्रभावी रही, इसका पता लगाना। और तीसरा क्या करना दोस्तों? मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के संदर्भ में ये दोनों की दोनों बातें क्या कर दी जाती है? जोड़ दी जाती है। तो नवीन संप्रदाय की अवधारणा के अनुसार भी यदि अपन समझे तो भी इसमें बताया गया भी शिक्षण प्रक्रिया कितनी प्रभावी रही है, शैक्षिक शिक्षण विधियां कितनी प्रभावी रही, सहायक सामग्री का जो आपने प्रयोग किया था वह कितना प्रभावी रहा। ये जितनी भी बात है दोस्तों ये बिल्कुल क्या है? पूर्ण रूप से सही है, 100% सही होगी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। मूल्यांकन हो या आंकलन बच्चों और अध्यापक दोनों का होता है। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सीता ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा अक्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का वितरण उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। ये क्या कह रही है कि रीमा कोई नाम की एक मैडम है, ये कौन है? विद्यालय के बहन जी है। इन्होंने क्या किया? तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका नाम की कोई लड़की है, उसकी भाषा अक्षमता, भाषा निष्पादन और भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का विवरण उसके अभिभावकों को देती है कि ये भाषा में कितना सीख रही है, भाषा में इसको कितना आता है, भाषा में इसके क्या क्या दिक्कत है, ये सारा का सारा विवरण जो मैडम रीमा नाम की मैडम है वो रितिका नाम के स्टूडेंट के पेरेंट्स को बता रही है। तो के आधार पर ये किसके आधार पर ये जानकारी दे रही है? अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड के आधार पर, जांच सूचित के आधार पर या लिखित परीक्षा के आधार पर? दोस्तों मैंने पहले ही कही कि भाषा संबंधी प्रगति का क्रमिक रिकॉर्ड रखने के लिए विद्यालय के अंदर एक डायरी मेंटेन की जाती है जिसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो रिकॉर्ड। क्या कहते हैं दोस्तों? पोर्टफोलियो रिकॉर्ड। इस पोर्टफोलियो रिकॉर्ड में भाषा संबंधी क्रमिकता, भाषा के संबंधी जितना भी बच्चे ने सीखा है, भाषा के अंदर जितनी भी उसकी दक्षता है, उसका क्रमिक रिकॉर्ड रखा जाता है दोस्तों। तो पोर्टफोलियो रिकॉर्ड यहाँ पे जो होगा क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। अवलोकन या जांच सूची या लिखित परीक्षा नहीं होगी। जांच देखो, लिखित परीक्षा तो आप समझते हो, जांच सूची के अंदर तो क्या होता है? किसी गुण या विशेषता का पता लगाने के लिए, किसी गुण या विशेषता का पता लगाने के लिए जांच सूची का निर्माण किया जाता है। तो ये बात करिए भी रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा अक्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का विवरण उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने पोर्टफोलियो रिकॉर्ड के आधार पर यह जानकारी अभिभावकों को उपलब्ध कराई। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों? बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, ये कहलाते दोस्तों प्रैक्टिकली क्वेश्चंस। 5वीं कक्षा की सुहानी, लड़की का नाम है सुहानी, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, ये शब्द बोल रही है, पांचों जिन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती हैं
आप सुहानी के लेखन के क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। मतलब वो जो लड़की है, सुहानी नाम की लड़की, वैसे शब्द लिख रही है, पांचों जिस पे बिंदी लगी है, देखो ये जिन्हें, जिसके ऊपर भी बिंदी लगी है, आंखें जिनके ऊपर बिंदी है, दोनों जिनके ऊपर बिंदी है, ये आदि शब्द लिखती हैं, तो उसकी लेखन क्षमता के बारे में आप क्या कहोगे। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग हैं, वह अनुशासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती हैं। बिल्कुल नहीं, देखो बिल्कुल इन्होंने सही जगह पे लगाया। देखो पांचों जिन्हें, आंखें, दोनों, जहां पे उन्होंने अनुनासिक लगाया, जहां पे आवश्यकता थी वहीं पर उसने लगाया। तो ये कह रहा है वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। नहीं जानती तो यहाँ पे कैसे करती, ये तो नहीं हो सकता है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग हैं, ये बिल्कुल थोड़ा बहुत सही हो सकता है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, यह भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक आंसर सही होगा। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग हैं, या वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती हैं। फिर अति सामान्यकरण नहीं करती है, सामान्यकरण कर सकती हैं, वह सजग है। यहाँ पे जो उत्तर होगा क्या हो जाएगा, सजग है। क्योंकि अपन भी नहीं लिखते हैं, अपन भी जैसे जिन्हें लिखते ना, ऐसे लिख देते हैं जिन्हें, कभी अपन जिन्हें के ऊपर ये पॉइंट नहीं मारते दोस्तों। तो वो जो बार बार ये लिख रही है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग हैं। उसको अनुनासिक के बारे में एक बारीक बारीक जानकारी है कि मुझे इसका कहाँ प्रयोग करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर निकल जाएगा। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंतर्गत कुछ नहीं होता है, इसमें हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है, या बस ऑप्शन और प्रश्न के साथ में खेलना पड़ता है। यहाँ पे आपके कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय महत्वपूर्ण है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम आप निर्माण कर रहे हो, भाषा शिक्षण के लिए किसी कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। मैंने कहा ना, किस व्यक्ति की भाषा कैसी है ये लिखने के ऊपर कम और बोलने के ऊपर अधिक निर्भर करती है। भाषा का टीचर यही चाहता है कि भाई लिखने में भले ही बालक कमजोर हो, लेकिन भाषा प्रयोग करने में बालक क्या हो जाए, एकदम एक्सपर्ट हो जाए। बोलने में जो है ना वो एकदम अभिव्यक्ति देने में, बोल करके अभिव्यक्ति देने में वो क्या हो जाए, होनहार हो जाए। तो विद्यालय में कोई भी भाषा शिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हो, इसके पीछे जो करते समय आपका समय महत्वपूर्ण, कार्यक्रम शुरू करते समय क्या चीज महत्वपूर्ण है, बच्चे की लिखित क्षमता की पहचान करना नहीं, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता की पहचानना, ये बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, ये दोनों काट दो, इन दोनों में से एक उत्तर सही होगा। ये कह रहा है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, कि बालक की वास्तविकता में भाषाई क्षमता कैसी है ये पहचान करके कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए, या बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। देखो भाषाई क्षमता का पता किसे चलेगा, मौखिक अभिव्यक्ति से चलेगा। मैंने कहा ना मुख्य रूप से बोलना होता है, तो बी से ज्यादा यहाँ पे सी सही लग रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी, बच्चों के सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, उसके आधार पर आप भाषा का निर्माण करोगे। बहुत सारी किताबों में बी दे रखा है, सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। ये कह रहा है 3 और भाषाओं, और यहां पे जो डॉट डॉट दे रखा है वहां से एक शब्द यहां आएगा, पढ़ने, लिखने, रटने या समझने। ये कह रहा है कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को पढ़ने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं, लिखने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं, रटने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं, समझने या बोलने की क्षमता से लेस हो। देखो अगर पढ़ना सही होगा तो लिखना भी सही होना चाहिए, ये दोनों तो नहीं हो सकते, दोनों को काट दो। और रटने का कोई महत्व ही नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो गया, समझने। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से क्या होते हैं दोस्तों, लेस होते हैं। तो इसलिए सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, समझने। डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन कभी भी आए ना जहां आपको पॉइंट भरना हो, तो वहां पे एक एक शब्द को भर करके पूरी सेंटेंस को पूरे करते हुए बोलना, ऐसे अनुमान नहीं लगाना है। पढ़ने लिखो फिर पूरी लाइन बोलो, लिखने लिखो फिर पूरी लाइन बोलो, इससे आपको वास्तविकता में सही उत्तर का भी क्या लग जाएगा दोस्तों, एक अंदाजा लग जाएगा, एक अनुमान लग जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी, यहां पे कोई शब्द आएगा, को सीखना, उसकी, यहां पे भी कोई शब्द आएगा। अब दो शब्द दोनों में दे रखे हैं, अवधारणाओं विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली या विषय वस्तु। दोस्तों ध्यान रखना, ये कह रहा है किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी
अवधारणा को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना, यह सही होगा। यहां ये पूछ रहा है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी विषय वस्तु को सीखना, उसकी उपयोगिता को सीखना। या फिर ये पूछ रहा है किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। किसी विषय वस्तु को सीखने का मतलब है उसकी शब्दावली को सीखना, उसकी विषय को सीखना। देखो ये दोनों तो काट दो, ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि शब्दावली को सीखना और विषय ऑटोमेटिक से विषय की बात आएगी नहीं। यहाँ पे ये कह रहा है विषय वस्तु, अवधारणाओं को सीखना और विषय वस्तु को सीखना। किसी विषय को सीखने का मतलब है एक तो उसकी विषय वस्तु के बारे में सीखना कि उसकी विषय वस्तु कैसी है, क्या है इसकी विषय वस्तु। दूसरी उसकी उपयोगिता के बारे में समझना, उसी को हम कहेंगे अवधारणा और विषय वस्तु को नहीं। किसी विषय वस्तु की उपयोगिता, विषय वस्तु को समझना कि क्या है इसके अंतर्गत, इस विषय के अंदर कौन कौन सी विषय वस्तु है और उसकी उपयोगिता क्या है, ये दोनों बातें आपको उसके अंदर सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर भरा जाएगा ना, वो कौन सा भरा जाएगा, बी वाला आंसर सही भरा जाएगा। भाई ऐसे प्रश्न जब भी आए ना, कह रहा हूं बर करके सीखना, उत्तर आपके अपने आप क्या निकल जाएंगे दोस्तों, सही निकल जाएंगे। ये देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। अपर प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है भाई? प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, निजी अनुभवों को केवल लिख करके अवगत करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। ये कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य कौन सा है पूछा है। तो प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी मात्र का आयोजन करना, इसको काट दो क्योंकि मात्र आ गया है ना, केवल मात्र वाले प्रश्न सही नहीं होते। दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, इसको रोको। निजी अनुभवों को केवल लिख करके अवगत कराना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। तो मोटे तौर पर देखिए दोस्तों, तो डी, सी और बी तीनों क्या निकल रहे हैं, इसके सही निकल रहे हैं। ये गलत है। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंत्याक्षरी मात्र का आयोजन करना, तो ये पूछ रहा है सीखने का उद्देश्य है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों का जवाब देना, ये भी नहीं है दोस्तों। ये उद्देश्य है पूछा है। निजी अनुभवों को केवल लिख करके अवगत कराना, नहीं, लिखना नहीं, बोलना भी मेन होता है। तीनों कट गए दोस्तों, ये वाला होगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य रूप से, भाषा की छोटी छोटी चीजों को समझना और भाषा का सौंदर्यीकरण को समझना, ये उच्च प्राथमिक स्तर का। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर केवल बोलना पढ़ना सीखता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते जाते भाषा की बारीक बारीक हल्का फुल्का व्याकरण भी सीख लेता है और साथ साथ में क्या करता है, वह उसके सौंदर्यीकरण के बारे में भी जान लेता है। यहां पे जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी। कह रहा हूं ना, प्रश्न 2 से 3 बार पढ़ना है, उत्तर देने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन से संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि आप बालकों को भाषा सिखा रहे हो तो पाठ्य पुस्तक के अलावा इनमें से कौन सी ऐसी सामग्री है जो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो पाठ्य पुस्तक है, लेकिन पाठ्य पुस्तक के बाद में कौन से महत्वपूर्ण है? रेडियो या नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य या समाचार पत्र। देखो, रेडियो, नाटक, कविता पाठ और समाचार पत्र नहीं होंगे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की आयु क्या है, बच्चों की उम्र क्या है, उसके अनुरूप बालकों को साहित्य, जैसे बालक प्राथमिक लेवल पर, उच्च प्राथमिक है तो उनको बाल साहित्य उपलब्ध कराओ, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है तो उनके बड़े लेखकों की किताबें उपलब्ध कराओ। आयु के आधार पर साहित्य उपलब्ध कराना। पाठ्य पुस्तक के बाद में यदि भाषा के ऊपर यदि आपको कमांड बनानी है तो उनके आयु के अनुरूप क्या पढ़ाना चाहिए, साहित्य पढ़ाना चाहिए। यहां पे जो आपका सही उत्तर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा दोस्तों, सी अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये देखिए अगला प्रश्न, गणित, विज्ञान आदि की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार। ये कह रहा है कि गणित और विज्ञान की कक्षाएं जो चलती हैं, गणित, विज्ञान, पर्यावरण जैसी जो अलग विषय की, जो भाषा की विषय ना होकर के दूसरी विषय चलती है, उसमें भी बालक भाषा को सीखता है। यह बिल्कुल सही बात है या बिल्कुल असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है या निराधार है? दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य बात है, क्योंकि यदि बालक भाषा सीखते ही है, प्रत्येक विषय की क्या होती है, कोई न कोई भाषा होती है। यदि विज्ञान और गणित में बालक सीखेगा तो विज्ञान और गणित के जो हिंदी के शब्द हैं उन शब्दों को ग्रहण करेगा और उसकी हिंदी भाषा क्या हो जाएगी, अपने आप में अच्छी हो जाएगी। तो प्रत्येक विषय की अपनी भाषा होती है। तो गणित, विज्ञान आदि की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। हर विषय की अपनी एक अलग भाषा होती है और वहां से बच्चे अपने भाव ग्रहण करते हैं। पूर्णतः सत्य दोस्तों, 100% यह बात क्या होगी आपकी, सही होगी। ये देखिए अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे भाषा के विभिन्न रंगों से परिचित हो सके।
हिंदी भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें, या उपयुक्त सभी। ये कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए, हिंदी वाली पाठ्य पुस्तकों ही प्रयोग होना चाहिए जिसमें हिंदी में लिखा हुआ हो। ऐसा क्यों? भाषा के विविध रंगों से परिचित हो सकेगा, हिंदी भाषा के साहित्यकारों से परिचित हो सकेगा, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकेगा। एक ही विषय में यदि सारे विषय पढ़ाएंगे तो सारी सी बातें, भाषा के विभिन्न रंगों से भी परिचित हो सकेगा, हिंदी भाषी साहित्यकारों से भी परिचित हो सकेगा, सामाजिक संस्कृति से भी परिचित हो सकेगा। सारी की सारी बातें सही हैं, डी इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, बच्चे भाषा को तब बेहतर सीखते हैं जब, बच्चे भाषा को कब अच्छा सीखते हैं? जब अनेक पाठ्य पुस्तक हो, भाषा समृद्ध परिवेश में हो, सरल साहित्य का चयन हो, या परीक्षा का आयोजन हो। इस परीक्षा के आयोजन से कोई लेना देना नहीं है, अनेक पाठ्य पुस्तकों से भी कोई लेना देना नहीं है। सरल साहित्य का चयन हो, देखो सरल साहित्य का चयन नहीं, भाषा बालक तब बेहतर सीखेगा जब उस भाषा का बालक को माहौल मिले, जब उस बच्चे को उस भाषा का वातावरण मिले, तब वो उस भाषा को क्या सीखेगा? बेहतर सीखेगा। तो बच्चे भाषा को तब बेहतर सीख सकते हैं जब भाषा समृद्ध परिवेश में हो। क्योंकि देखिए हम लोग जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े ना, तो अपने अंग्रेजी क्या रहेगी? भी कमजोर रहेगी। तो अंग्रेजी कमजोर क्यों रहेगी? इसके पीछे क्या कारण था अंग्रेजी के कमजोर रहने का? तो अंग्रेजी के पीछे कमजोर रहने का यही तो कारण था ना, अंग्रेजी का भाषा समृद्ध माहौल नहीं था दोस्तों। अंग्रेजी को कैसे बोलना है, अंग्रेजी का माहौल नहीं था, अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं थे, अंग्रेजी का अध्यापक खुद अंग्रेजी में बात नहीं करता था। इसी वजह से हमारी अंग्रेजी क्या रहेगी? कमजोर रहेगी। संस्कृत में भी यही हुआ। बच्चे भाषा तब बेहतर सीखते हैं जब भाषा समृद्ध परिवेश में हो। तो वो क्या सीखेंगे? अच्छा सीखेंगे। जैसे मेरी बात करूं, जैसे अपन संस्कृत स्कूल में पढ़ते हैं, तो संस्कृत स्कूल में जितना भी वातावरण होता है वो कैसा होता है? संस्कृत की लैंग्वेज में होता है, तो बालक संस्कृत बोलना आराम से सीख जाता है। लेकिन जो जनरल स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हैं, वहां पे संस्कृत का वातावरण नहीं होता है, तो वो संस्कृत का केवल सामान्य नहीं, पास होने के लिए क्या क्या करना है, राम शब्द, पांचों धातु वगैरह छोटी मोटी चीजें याद कर लेता है, बालक पास होने की कोशिश करता है, भाषा सीख नहीं सकता। क्यों नहीं सीख सक रहा है? क्योंकि समृद्ध परिवेश में नहीं है भाषा, भाषा का वातावरण नहीं है दोस्तों। तो सही उत्तर यहां पे जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि आप भाषा का आकलन कर रहे हो तो इसकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साक्षात्कार, जांच सूची, अवलोकन या लिखित परीक्षा। दोस्तों ध्यान रखना, भाषा का जांच अवलोकन के द्वारा बढ़िया तरीके से की जा सकती है, क्योंकि अवलोकन के द्वारा ही बालक क्या लिख रहा है उसका भी आप अवलोकन करोगे, बालक कैसे बोल रहा है उसका भी अवलोकन करोगे, बाहर कक्षा के बाहर बालक की भाषा कैसी है, कक्षा के अंदर बालक की भाषा कैसी है ना, विपरीत लिंगों के लोगों के साथ में उसकी भाषा कैसी, लड़का है तो लड़कियों से कैसे बात कर रहा है, लड़की है तो लड़कों से कैसे बात करिए, ये सारा का सारा आप क्या करोगे? अवलोकन। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ना वो क्या है दोस्तों? अवलोकन। निरीक्षण सबको महत्वपूर्ण माना गया। सी जो होगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। अब यहां पे देखना, भाषा के विभिन्न कौशलों को क्रमिक रूप में पढ़ाने की, एकीकृत रूप में पढ़ाने की, उच्च रूप में या निम्न रूप में। देखो उच्च और निम्न रूप में नहीं, भाषा के विभिन्न कौशलों को पढ़ाने के रूप में अनुशंसा की जाती है, एकीकृत रूप में भी नहीं दोस्तों। सबको एकीकृत करके कैसे पढ़ाओगे? बालक पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, पढ़ेगा, फिर लिखेगा, तो ये क्या है? क्रम है दोस्तों, एकीकृत भी नहीं होगा। तो भाषा के विभिन्न कौशलों को क्रमिक रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है कि एक निश्चित क्रम में पढ़ाने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? क्रमिक रूप में। एकीकृत रूप में भी पढ़ाना चाहिए, आंसर ये भी सही हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा क्रमिक ज्यादा सही है, क्योंकि बालक सुनना सीखेगा। जब तक सुनना नहीं सीखेगा, एक साथ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं सिखाओगे। हाँ, जब बालक लिखने तक आ जाएगा फिर चारे सब कौशलों को क्रमित रूप में सिखा दोगे, लेकिन यहाँ पे क्रम में सीखेंगे बालक, क्रमित वाला ज्यादा सही है। ए इसको सही मानना पड़ेगा अपन को। देखिए अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार है, विचार से जुड़ा है, विषयों के विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से जुड़ा है, हिंदी भाषा के विविध रंगतों से जुड़ा है, विज्ञान संबंधी शब्दावली से जुड़ा है। ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की कोई पाठ्य पुस्तक है जिसमें रक्त और हमारा शरीर नाम का पाठ जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? विषयों की विभिन्न भाषाओं के लिए, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा के लिए, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगों के लिए, या विज्ञान संबंधी शब्दावली के लिए। दोस्तों ये कह रहा है कि अब पाठ जो है ना, पाठ्य पुस्तक के अंदर रक्त और हमारा शरीर पाठ को शामिल किया है भाषा की किताब में। क्यों किया है? विभिन्न विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा है,
संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों या विज्ञान संबंधी शब्दावली। दोस्तों इसका जो सही है ना, भाषा में विज्ञान संबंधी शब्दावली को जोड़ने के लिए हमारा शरीर और रक्त नाम के पाठों को जोड़ा गया है, ताकि विज्ञान में हिंदी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं उनको भी बालक को जानकारी प्राप्त हो जाए। यहां पे आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। देखिए आज की क्लास का आधा वाला प्रश्न 50%, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की, यहां पे कोई शब्द आएगा, चुनौतियों और को संबोधित करता है। यहां पे दो शब्द लगा करके पढ़ने, देखो लगा करके पढ़ते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की संस्कृति की चुनौतियों और समाधान को संबोधित करने का प्रयास है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की समस्याओं की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति और संस्कृति को संबोधित करने का प्रयास है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। देखिए ये कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा फॉर्मूला जो अपन के अंतर्गत लाया गया था, जिसमें पहली भाषा थी आपकी मातृभाषा, दूसरी कौन सी थी भैया आपकी आधुनिक भाषा, तीसरी थी भारतीय आधुनिक भाषा। इन तीन भाषाओं को त्रिभाषाई सूत्रों के अंतर्गत ऐड किया गया है। क्यों किया गया है? क्या संस्कृति और समाधान के लिए, समस्या या अवसर के लिए? इन दोनों को काट दो, ये दोनों नहीं है। भाषा की स्थिति और संस्कृति या भाषा की स्थिति और अवसर, दोनों के लिए। दोस्तों भाषा की स्थिति और संस्कृति, इसका सही उत्तर होगा भाषा की स्थिति और अवसरों के लिए नहीं। ये देखो भाषा की स्थिति और संस्कृति, भाषा की स्थिति क्या है? भाषा की स्थिति का मतलब हो गया है कि वर्तमान में कौन कौन सी देश की कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही है, जिनकी वास्तविकता में अपन को जरूरत है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी संस्कृति की रक्षा के लिए। तो भाषा की स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबंधित करने का प्रयास है। या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास नहीं होगा। सी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को आपको भर भर करके सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैं आज इस प्रकार के प्रश्न भी थोड़े बहुत आपके बीच में लेकर के आया हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर, यहां पे इनमें से कोई शब्द आएगा, परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कठिन प्रक्रिया से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन प्रक्रिया से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अलंकार व छंद से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। अलंकार, छंद, लेखन प्रक्रिया या कठिन प्रक्रिया नहीं होगा। साहित्यिक विधाएं, जब आप 8वीं कक्षा में जाने लगते हो तो धीरे धीरे साहित्यिक किताबें आपके सामने आने लगती हैं, साहित्य की जो रचनाएं होती हैं वह आपके सामने उपस्थित होने लगती है। ए जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? विभिन्न साहित्य विधाओं की समझ का विकास करना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा की सृजनशीलता का प्रयोग, भाषा के व्याकरण बिंदुओं की परिभाषा जानना, भाषा की बारीक और सौंदर्य बोध की रिपोर्ट को समझने की क्षमता का विकास, ये तो बिल्कुल होता है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील, ये भी होता है। विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, ये भी जरूरी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। व्याकरण पर बल बहुत कम दिया जाता है। सी जो होगा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आवाज में कॉम्प्रोमाइज करना है ना दोस्तों, आवाज क्या पता क्या हो गया धीरे धीरे, मुझे डर लग रहा है कि जीवन भर ऐसी ना रह जाए। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। केवल उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य। पहले तो एकमात्र उद्देश्य को काटो और उद्देश्य नहीं, इसको भी काटो। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। देखिए अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य है। ये कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में, कौन सी पाठ्य की दोस्तों? हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदना का विस्तार करना, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, या हिंदीतर पर नहीं दोस्तों है ना, हिंदीतर तर है यहाँ पे, पर नहीं हिंदीतर,
हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। ये कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में लाने के पीछे क्या कारण है। हिंदी भाषाओं की रचना को शैलियों का विकास करना, ये तो बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा के साहित्य से परिचित कराना, ये भी सही है। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, ये नहीं है दोस्तों। हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदना का विस्तार करना, ये भी सही होगा। भाई हिंदीतर जो लोग हिंदी बोलते हैं उनके अंदर आक्रोश है कि हमारे विषय के हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, इसको शांत करने के लिए सभी विषय हिंदी में पढ़ाए जाने चाहिए क्या? नहीं, ये इसका उद्देश्य नहीं होगा दोस्तों, ये औचित्य इसका नहीं है। बी जो होगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसने नहीं है पूछा है ना, बी वाला नहीं है दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, अगली है ना, हाँ भाई अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, ये कह रहा है भी विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि जागृत करने के लिए और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाता है। समाचार पत्र पोस्टरों का निर्माण किया जाता है। विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जागृत करने के लिए समाचार पोस्ट की सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक उपयोग, ये भी इतना जरूरी नहीं है। शैक्षिक भ्रमण का इतना रोल नहीं है दोस्तों। पठन सामग्री विकसित की जाती है। यदि आपको बालकों में पढ़ने की रुचि जागृत करनी है ना, तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और कोई पठन सामग्री का निर्माण करो। जैसे बाल साहित्य हो गया, साहित्य शास्त्र हो गया, कहानियां कथा हो गई, उपनिषद वगैरह के कुछ भाग हो गए, कुछ खंड काव्य वगैरह हो गए, उनका निर्माण करो जिससे बालकों की पढ़ने में रुचि हो जाएगी। तो विद्यार्थियों में पढ़ने की रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भी आपको क्या करना चाहिए, और पठन सामग्री विकसित करना चाहिए। यहाँ पे आपका उत्तर सही निकलेगा, वो निकलेगा बिल्कुल ए वाला निकलेगा। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर ये बच्चों की भाषा का आप आकलन ले रहे हो, भाषा का आप टेस्ट ले रहे हो, इसमें से कौन सा प्रश्न जो है ना सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्रों में प्रस्तुत कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीघर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टा बहुत भाती है। तो देखो, भाषा विस्तार का आकलन करना है तो आप ऐसा ही प्रश्न पूछोगे जिसमें बालक अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करे। अंत की लाइन देखिए, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टा बहुत भाती है, तो जो जो भाती होगी सिंपल लिख देगा बालक। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली के घर में रहना असहनीय क्यों हो जाता है। भाई क्यों नीलकंठ जाली में रह रहा है, जेल के अंदर रह रहा है, तो असहनीय क्यों हो जाता है, ये उसको जो पाठ के अंदर जो पढ़ा होगा वो बता देगा। मोर मोरनी के नाम किसके आधार पर रखे गए हैं, सिंपल सा उत्तर होगा। इन तीनों के अंदर कोई भाषा का विस्तार नहीं है, अधिक भाषा का प्रयोग। लेकिन ये कह रहा है नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। कि नीलकंठ जो है ना नृत्य भंगिमा, नृत्य कर रहा है ना, उसको अपने चित्रों में वर्णन कीजिए, अपने शब्द चित्रों में वर्णन कीजिए। यहाँ पे बालक अब खुल करके क्या देगा, अभिव्यक्ति देगा, अपने शब्दों का विचार रखेगा। तो भाषा कौशल में यही तो जांच की जाती है कि बालक जहाँ खुल करके अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करे, वो यहाँ पे अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये जो होगा क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यहां बीच में कौन सी लाइन आएगी। विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। भाषा अर्जित करने में मैंने पहले ही कह दिया दोस्तों, विद्यालय की परीक्षा प्रक्रिया, पठन सामग्री या संचार अधिगम, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। भाषा अर्जित करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है समृद्ध भाषा परिवेश का, उस भाषा का एक समृद्ध वातावरण होना आवश्यक है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, सी जो होगा इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा के अलग अलग रूपों में आपको परिचित करवाने के लिए इनमें से सर्वाधिक क्या उपयुक्त है दोस्तों। हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। देखो विज्ञापन नहीं होगा, विज्ञापन वाले को काट दो। हिंदी भाषा के विविध रूपों से यदि आपको परिचय कराना, हिंदी भाषा की पत्रिका या पाठ्य पुस्तक नहीं, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। हिंदी भाषा का साहित्य और हिंदी पर लिखी हुई अन्य कोई सामग्री है, उनको पढ़ करके आप हिंदी भाषा का सर्वाधिक विकास कर सकते हो। सी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विविध रूपों से परिचित करवाने के लिए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है व्याकरण, भाषा परिवेश, स्वाभाविकता या सजगता। देखिए इसमें जो मुख्य अंतर नहीं है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में
मुख्य अंतर का आधार नहीं है। देखो व्याकरण तो मुख्य अंतर का आधार ही है, स्वाभाविकता भी है और सहजता भी है। भाषा परिवेश, क्योंकि भाषा जिस परिवेश में रहेगा बालक वो भाषा सीख जाएगा, चाहे उसको अर्जित करनी है चाहे उसको भाषा सीखना है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भाषा परिवेश। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। मान लीजिए ये एक प्रश्न दिया गया है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, कि मतलब एक स्त्री को यह बता दिया जाए कि सुंदर जो होती है ना वह केवल स्त्री ही होती है, सुंदरता का प्रतिमान ही किसे बना दो, स्त्री को ही बना दो। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य। ये पूरा का पूरा एक प्रश्न दे दिया। ये प्रश्न क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या है। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। देखो ये है कि स्त्री सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना बिल्कुल नहीं होगा, स्त्री बंधन की चर्चा करना ये थोड़ा बहुत हो सकता है ना। फिर कह रहा है सौंदर्य का प्रतिमान बनाना ये भी नहीं होगा। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना ये भी सही है दोस्तों, कि बालक स्त्री के विमर्श से जोड़ दिया जाएगा तो बालक स्त्री के प्रति कैसे विचार रखता है उसके भी क्या आ जाएंगे, सामने आ जाएगी। स्त्री के प्रति वो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, शायद इसीलिए इस प्रश्न का बनाया गया। तो ए इसका सही उत्तर होगा, स्त्री बंधन पर चर्चा करना नहीं। चर्चा का भाषा सिखाना मेन उद्देश्य है, चर्चा करना नहीं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, यदि बालक को लिखना सिखा रहे हो तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। काव्यात्मक भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति, सुंदर लेखन या वर्तनी की शुद्धता। देखो लिखना काव्यात्मक भाषा नहीं, सुंदर लेखन और वर्तनी शुद्धता अपनी जगह पे सही है। बालक को लिखना सिखाने में सबसे बड़ा जरूरी है विचारों की अभिव्यक्ति, अपने अंदर जो विचार है उनकी खुल करके क्या कर सके, वो अभिव्यक्ति कर सके, भी ज्यादा जरूरी है। देखिए अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। छोटे प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखने सिखाने का क्या अर्थ है। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग या साहित्य की रचना। देखो प्राथमिक स्तर पर अलंकारिक का कुछ नहीं है दोस्तों, वर्णमाला सीखना प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है नहीं, वर्णमाला सीखना भी नहीं, साहित्य रचना भी नहीं। भाषा का प्रभावी प्रयोग, बालक अधिक से अधिक भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके, इसलिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाई जाती है। नो डाउट सी जो होगा बिल्कुल इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। ये देखिए, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को, एक कोई कक्षा है जिसमें एक से अधिक भाषा का प्रयोग हो रहा है, बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा कर दिया जाना चाहिए, अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए या अधिक महत्व दिया। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, अस्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों, अधिक महत्व दिया जाना चाहिए वो भी नहीं, बहुभाषी का अधिक महत्व भी नहीं, वरना स्वीकार कर दिया जाना चाहिए। बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को भी क्या करना चाहिए, बहुभाषा के अंदर एक मातृभाषा भी आती है उसको भी क्या कर दिया जाना चाहिए, स्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे भी आपका सी उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, वह विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशल की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो, वह कौन सी विधि है। ये कह रहा है कि वह विधि जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें, यानी वह विधि कौन सी है जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करवाते हैं जो विषयगत योग्यता कौशल की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है, जो योग्यता भी अलग रखते हैं, है ना, उसकी योग्यता अलग अलग है, विषय भी अलग अलग हो सकती है, उनका नॉलेज है वो भी अलग अलग हो सकता है। ये किस में होता है, भाषा संसर्ग, प्रत्यक्ष दल शिक्षण या भ्रमण विधि। दोस्तों एक से अधिक अलग अलग योग्यता वाले टीचर मिलकर के कौन सा शिक्षण करवाते हैं, ग्रुप टीचिंग, दल शिक्षण। यहां पे भी आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ये देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है, वापस बदल दिया, साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा आंकलन। मुख्य अंतर का आधार क्या है, उसने पूछा मुख्य अंतर का आधार नहीं है पूछा, इस बार आधार है भाषा परिवेश। क्या आधार है दोस्तों, ये कह रहा है मुख्य अंतर का आधार है, तो इस बार क्या हो जाएगा आपका भाषा परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है साक्षरता, पाठ्य सामग्री, भाषा परिवेश और भाषा आंकलन। सी सही होगा, भाषा परिवेश। स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित है। अभिक्रमित, अनुदेशन, श्रुतिलेख, अभ्यास और निगमन। मैंने स्वगति से सीखना, खुद का मूल्यांकन खुद करना, पुनर्बलम देना, है ना, खुद की प्रतिपुष्टि स्वयं करना, ये सब किस में होता है, अभिक्रमित अनुदेशन मशीन में होता है ना। ए बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। सिंपल प्रश्न ये, मैंने पहले बहुत चर्चा कर रखी है इन प्रश्नों के ऊपर।
प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में लिखित आकलन करना, कक्षा में भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट संबंधी परिवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में लिखित आकलन इतना जरूरी नहीं है, भाषा शिक्षक का ज्ञान होना यह देखिए जरूरी है, रंगीन पाठ्य पुस्तकें नहीं, कक्षा में प्रिंट संबंधी परिवेश। आपको क्या करना चाहिए? कक्षा के अंदर भाषा से रिलेटेड पूरी कक्षा में प्रिंट संबंधी परिवेश बना देना चाहिए, है ना। आ लिखे हुए हो, पूरे के 12 कड़ी लिखी हुई है, कोई कविताएं लिखी हुई है, इसीलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चे की कक्षाएं जो होती ना बरी हुई रहती है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका कक्षा में प्रिंट संबंधी परिवेश बना देना चाहिए, है ना। भाषा के संबंधित कोई ना कोई चीजें वहां पे क्या करवा देनी चाहिए? आपको प्रिंट करवा देनी चाहिए। आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ये देखिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के ही विद्यालय आते हैं। इसके अंदर निहित अर्थ क्या है? बच्चे के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ये तीनों तो नहीं है दोस्तों। भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर क्यों रखा जाना चाहिए? बिल्कुल सिखाना चाहिए, ये नहीं। बच्चों की बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ये भी जरूरी नहीं है। बच्चों की बोलचाल की भाषा में सुधारा जाए, इससे ज़्यादा जरूरी। इसका निहितार्थ ये है कि बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों के पास में पहले जिस भाषा का अनुभव है उसका आपको नई भाषा जो सिखा रहे हो उसके अंदर उसका उचित प्रयोग करना चाहिए। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य, संज्ञानात्मक साहित्य, सामाजिक अंतःक्रिया, श्रव्य दृश्य। भाषा सिखाने में आप सबसे अधिक, देखो बालक जो वाइगोत्स्की ने एक उदाहरण दिया था जैव सामाजिकता का सिद्धांत, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि संप्रेषण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि बालक जितनी सामाजिक अंतःक्रिया अधिक करेगा उतनी ही उसकी भाषा का विकास भी अधिक होगा। तो भाषा सीखने सिखाने में आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो वो होती है दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया। सी जो होगा यहाँ आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो आगे ही बढ़ना है आपको, आज इस टाइप के प्रश्न ज्यादा है। लेखन भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, सुनना भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है, अक्षर ज्ञान भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार्य है, या संप्रेषण भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार्य है? संप्रेषण, एक दूसरे के साथ में बातचीत करना, बोलचाल भाषा का महत्वपूर्ण प्रकार्य है। डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है? बालक की कौन कौन सी योग्यता का जांच करनी है आपको? सुनने की और लिखने की। तो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सुनी गई कहानियों के शब्दशः लिखना, कविता सुनना और शब्द लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है सुनने और लिखने का। सुनी गई कहानियों के शब्द लिखना इतना बढ़िया नहीं है, कविता सुनना और शब्द लिखना इतना विकास नहीं हो रहा है, कविता सुनकर के प्रश्नों का उत्तर देना यह भी इतना नहीं दोस्तों। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, पूरी कहानी को ध्यान से सुनेगा और अपने शब्दों में लिखेगा, सुनेगा भी ध्यान से और शब्दों का प्रयोग भी अधिक करेगा, तो सुनने और लिखने की दोनों कुशलताओं का विकास होगा। डी जो होगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यह रहा आपका अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राइमरी लेवल पे इन चारों में से सबसे अधिक पाठ्य पुस्तक के अंदर महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा के विविध रूप देने वाली रचनाएं हो, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, प्रसिद्ध लेखकों की पर्यावरण के लिए कोई काम की नहीं है, छोटी कक्षाओं के लिए नैतिक मूल्यों वाली कविताएं नहीं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य नहीं, भाषा के विविध रूप में देने वाली रचनाएं जो भाषा के अलग अलग रूपों में पहचान पाए, विविध रूप में देने वाली रचनाएं। ए जो होगा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, भाषा सभी विषयों के अध्यायों में है, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, भाषा सभी विषयों के प्रारंभ में है, भाषा सभी विषयों के पढ़ने में है। दोस्तों भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, भाषा के बिना कोई भी विषय संभव नहीं है। यहां पे आपका उत्तर सही होगा, वो होगा बी। और ये रहा आज का आपका अंतिम प्रश्न कि आपकी दृष्टि से अभ्यास, आपकी नजर में ये अभ्यास क्या है? बच्चों का तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, या बच्चों को समझने में मदद करते हैं? अभ्यास समझने में मदद नहीं करते हैं, उत्तर देना नहीं सिखाते दोस्तों, भाषा के बारे में बताते हैं ये भी नहीं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं। बालक जितना जिस चीज का अभ्यास करेगा उतनी ही समस्याएं आएगी, जितनी समस्याएं आएगी उतने प्रश्न पूछेगा, जितना प्रश्न पूछेगा उतनी तर्क शक्ति का विकास होगा, उतना ही उसका इंटरेस्ट का विकास होगा। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अपन ने तय कर दिया है आज दोस्तों
1600 प्रश्नों का सफर भाई, कितने प्रश्नों का? 1600 प्रश्नों का सफर आज अपन ने तय कर दिया है दोस्तों। 1600 प्रश्न कंप्लीट कर दिए। अब 2100 से अपन बहुत कम दूरी पर बचे हुए दोस्तों। मात्र 500 प्रश्नों का सफर अपना और रहा है। 500 प्रश्न पूरे होते ही लगभग अपने 2100 प्रश्न क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक यानी कि 10 क्लासों का मैटर अभी तक अपने पास में और बचा हो। 10 कक्षा के अंतर्गत आगामी 10 दिनों के अंतर्गत ये पूरी की पूरी आपके पूरी हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों आपको पता है मैं बिल्कुल बिना फालतू की बात की हुई आपको पढ़ा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको कम ध्यान देता हूँ। अपने चैनल पर पढ़ने भी वही बच्चे आ रहे हैं जिनको वास्तविकता में पढ़ना है ना, जिनको ऐसा, जिनकी ऐसी ख्वाहिश है कि गुरुजी मेरा नाम ले लें या मेरे किए हुए कमेंट को पढ़ लें। ऐसे ख्वाहिश वाले बच्चे अपने उत्तर आ ही नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसे गुरुजी हैं जो किसी के कमेंट पढ़ते नहीं है, ना किसी के जवाब। बीच में आ रहा था तो मैंने क्या कहा, घुमा दो, मुझे चाहिए ही नहीं, देखना ही नहीं है मुझे कुछ भी, मुझे कुछ नहीं जानना है दोस्तों। तो कमेंट आपको प्रश्न देखना है, मन में ऑप्शन सोचिए और सोचने के बाद में मैं उत्तर जब बताता हूँ तो विश्लेषण कीजिए कहाँ सही था और क्या गलत था। तैयारी को प्रभाव के साथ में बनाइए, बाकी सारी बातें गौण है। ये नाम अपने आप हो जाएगा। आप टीचर लेना, मेरे नाम लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका नाम ले भी लाना कोई फर्क नहीं। नाम अपने आप निर्माण करो, अपना नाम खुद कमाओ, अपना नाम अपने आप बनाओ दोस्तों, तब उसका आनंद है। कोई दूसरा अपना नाम ले उसमें इतना मजा नहीं है। अपना नाम ऐसा बनाओ कि लोग अपने आप आपका नाम लेने लगे, तब उसमें आनंद आएगी दोस्तों। तो ऐसे ही अपने तैयारी को ध्यान में रखिए। और कोरोना महामारी बहुत व्यापक रूप में फैल रही है दोस्तों, सजग रहें। घर से बाहर निकले तो बिना मास्क के नहीं जाए, घर में रहें, कहीं पर भी रहें, सोशल डिस्टेंस बना करके रखें दोस्तों। आपकी एक थोड़ी सी लापरवाही आपको और आपके परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है दोस्तों। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही 50 प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए भाई राधे राधे।